नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिनों से पौड़ी के दौरे पर हैं। इस बीच सीएम रावत इलाके के कंडोलिया मंदिर पहुंचे। यहां सीएम रावत ने दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस बीच सीएम ने कंडोलिया में बने थीम पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तराखंड के इतिहास पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पौड़ी के कंडोलिया में बने थीम पार्क में सभी उम्र के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसका उन्होंने आज लोकार्पण किया। साथ ही ये भी बताया कि ये भारत का पहला थीम पार्क है जिसे पहाड़ की कलाकृतियों और पहाड़ी शैली के इस्तेमाल से बनाया गया है। वहीं सीएम रावत ने भी दावा किया कि पार्क के शुरू होने के बाद यहां पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारे जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार की सोच है उसको उन्होंने यहाँ पर साक्षात किया है। यानी कि लोगों को अब देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार की सोच क्या है। हमारी जो सोच है, राज्य सरकार की जो सोच है कि राज्य में हमको ऐसे थीम पार्क बनाना चाहिए, कोई योग पर आधारित हो, कोई हेल्थ पर आधारित हो, कोई जो फ्लावर शो के पर आधारित हो, कोई एडवेंचर पर आधारित हो। इस ढंग के अलग अलग थीम पार्क हम राज्य में स्थापित कर रहे हैं। उस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हुई है। बीजेपी नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। रविंद्र जुगरान काफी लंबे वक्त से बीजेपी में रहकर भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे थे। वहीं उनकी बयानबाजियों के चलते पार्टी ने भी काफी वक्त से उनको गतिविधियों से दूर करके रखा हुआ था। वहीं आखिरकार जुगरान ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब से देखते हुए आ रहे हूं। 2004 में मैं पहली बार उत्तराखंड हाईकोर्ट गया सरकारों की गड़बड़ियों के विरोध में। तो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज उत्तराखंड जो है वो ट्रैक से हट गया है। पिछले 10-12 वर्षों से हर चीज में रस्म अदायगी हो रही है। टैक्स पेयर का जो पैसा है, उत्तराखंड की जनता का जो पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग, करप्शन के कितने बड़े बड़े मैटर्स लंबा हो जाएगा सर, माफी चाहते हैं, सवाल बहुत लंबा। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब से देखते हुए आ रहे हूं। 2004 में मैं पहली बार उत्तराखंड हाईकोर्ट गया सरकारों की गड़बड़ियों के विरोध में। तो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज उत्तराखंड जो है वो ट्रैक से हट गया है। पिछले 10-12 वर्षों से हर चीज में रस्म अदायगी हो रही है। टैक्स पेयर का जो पैसा है, उत्तराखंड की जनता का जो पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग, करप्शन के कितने बड़े मैटर्स लंबा हो जाएगा सर, माफी चाहते हैं, सवाल बहुत लंबा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को फतह करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान के तहत राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में वीडियो वैन चलाई जाएगी। इसमें केजरीवाल सरकार के काम और राज्य के मुद्दों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने 1 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट रखा है। आम आदमी पार्टी इसके लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर घर तक जाएगी और 1 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा। तो हम कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है उत्तराखंड में भी केजरीवाल। इसका उद्देश्य जो है वो सदस्यता अभियान है। बेसिकली इसमें हम वीडियो वैन्स के साथ उत्तराखंड के गाँव में, शहरों में जाएंगे और वहाँ पर छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6,500 जनसभाएं हम अगले 45 दिनों में करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य हम पूरे उत्तराखंड में बनाएं। और साथ ही साथ जो पूरा कैंपेन है इसके बाद हम घर घर भी जाएंगे, पैम्फलेट भी देंगे लोगों को और एक जो उसका स्टिकर है वो भी दे रहे हैं लोगों को। हमारा ये टारगेट है कि लगभग 10 लाख घरों को हम इस
इस जो कैंपेन है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचें और लोगों तक आम आदमी पार्टी का विजन और आम आदमी पार्टी की जो समझ है उत्तराखंड को लेकर वो लोगों के बीच में ले जाके जाए। रुड़की के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। दरअसल विधायक ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव की निंदा की। इस बीच विधायक की जुबान लड़खड़ा गई और किसानों पर उल्टे सीधे बयान दे डाले। इस बयान में उन्होंने रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन के दौरान बयान दिए हैं। इसके पहले भी बीजेपी विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शुगर मिल के अधिकारी को धमका रहे थे। 26 जनवरी को जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लाल किले पर और जो छिटपुट घटना और जगह दिल्ली में हुई है वो शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है किसानों को, क्योंकि आपका बिल्कुल हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जब किसानों ने मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कानूनों में संशोधन किया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें संशोधन कराना तो है नहीं। वही बात हुई कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी बात बताइए, आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, मांग क्या है, आप बैठकर टेबल पर बात कीजिए, लेकिन करनी नहीं। वही बात कि क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश है, चाल है और उन्हीं के द्वारा ये उपद्रव कराया गया है 26 जनवरी को। तो वहीं काशीपुर में किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान किसानों ने लोनी के विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। काशीपुर में चैती चौराहे पर दर्जनों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने किसानों के बीच में बीजेपी ने अशांति फैलाने की कोशिश की। सरकार द्वारा जो भी कुकृत्य किए गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे किसान भाइयों को उठाने के लिए जिस तरह से वहां लोनी का विधायक अपने 300 गुंडों को गुर्गों को लेकर पहुंचा है हथियार लेके, ठीक है, उसके अगेंस्ट आज हम किसान लोग फिर से वहां हैं। 2 दिन इन लोगों ने इस तरह का माहौल वहां बना दिया था, इतना दहशत वाला माहौल वहां बना दिया था, इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि इन्होंने सोचा कि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आंदोलन अब शुरू हुआ है। जो ये सरकार किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, किसानों के ऊपर जो ये काले कानून थोप रही है, उसके विरोध में जो ये हम लोगों के ऊपर गुंडागर्दी की जा रही है, 400 आदमी लेकर के हमारे नेताओं को, हमारे पब्लिक को, हमारे किसानों को ज़बरदस्ती वहाँ से डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड शासन में दिलीप जावलकर ने नई दिल्ली के स्थित अशोक होटल में देश भर के शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दूरगामी विजन के हिसाब से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई थी। वहीं उन्होंने ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले HPCL, ONGC, NTPC, PFC, THDC, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NHPC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों को संबोधित किया और बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जाने वाले काम में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय हितधारकों के निहितार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में वकीलों ने GST की खामियों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वकीलों ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी कानून को लागू करने के बाद उसमें इतनी खामियां मिली हों और सरकार को इतने बड़े पैमाने पर संशोधन करने पड़े हों।
वहीं वकीलों का कहना है कि जीएसटी के चलते व्यापारियों और इससे जुड़े लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही वकीलों का कहना है कि उत्तराखंड में तो अभी सुनवाई के लिए जीएसटी टर्मिनल की स्थापना तक नहीं हुई। किसी को अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो उसकी सुनवाई के लिए कोई सही इंतजाम नहीं किया गया। किसी भी देश की जो मुख्य इनकम होती है वो वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनसे लिया गया कर होता है और देश की आवश्यकता के अनुसार और देश की जो कर व्यवस्था होती है उसमें सुधार के लिए समय समय पर प्रणाली में रिफॉर्म होता है। तो इसीलिए जीएसटी जो है भारत में आया गया और 2017 में जीएसटी भारत में आया है। जीएसटी भारत में आने के बाद से जो कर सुधारों में सरलीकरण होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। जिस दर पर जीएसटी आया है वो अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो दस की तस पड़ी हैं और सुनवाई कहीं नहीं है। आप देखिए उत्तराखंड में अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है। जो वादे इन्होंने किए थे जीएसटीआर 2 के लिए, जीएसटीआर 3 के लिए, वो अभी तक हमारे सामने नहीं है। सुनवाई कहीं होती नहीं है। जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है लेकिन कोई वहाँ पर इस तरह का रिप्रेजेंट जाता नहीं है, 2 घंटे में गठन होता है। तो आज का बेसिकली प्रोटेस्ट जो है ये प्रोटेस्ट न होकर के एक मांग है सरकार के बीच जाए और सरकार इसको सुने। मसूरी के वकील रमेश कुमार जायसवाल ने पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस को खत भेजकर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। रमेश कुमार ने अपने खत में कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उपद्रवियों ने 26 जनवरी को रैली में अराजकता फैलाने का काम किया। वहीं इस वकील ने इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। खत में कहा गया है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चलाया जा रहा है और आंदोलन की आड़ में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए चिट्ठी में कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और हन्नान मल्लाह समेत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंसा के जिम्मेदार हैं। ये किसान आंदोलन नहीं था। कल खाली उपद्रव और हुड़दंग हुआ है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जो किसान आंदोलन के अध्यक्ष थे राकेश टिकैत जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को यह लिखित वचन दिया था कि वह दिल्ली पुलिस के निर्धारित रूट पर चलेंगे और निर्धारित समय पर 12 बजे के बाद अपनी ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे। लेकिन उस समय से 4 घंटा पहले ही उनके लोगों ने जो उत्पात मचाना शुरू किया और बैरिकेडिंग तोड़ के वो दिल्ली की सीमा में घुस गए, दिल्ली में घुस गए और लाल किले पे कब्जा कर लिया। तो ये तो सीधा साधा ये था कि भाई ये पूर्व नियोजित इनकी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे ज़्यादा राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और हन्नान मोल्ला और भारतीय कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी। कोरोना काल से करोड़ों रुपए का नुकसान झेल रहे हल्द्वानी की जिला पंचायत को पटरी में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में सर्किट हाउस में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई और बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने विकास कार्य को लेकर कई प्रस्ताव सामने रखे। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कई बार इलाके के कामों के लिए अधिकारियों को फोन किया जाता है लेकिन ना ही वो फोन उठाते हैं और ना ही विकास कार्यों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने बताया कि जिला पंचायत की व्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे जिले के हाट बाजार खोलने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही होटल सहित कई व्यावसायिक संस्थान जहां से जिला पंचायत टैक्स वसूलता है उसे भी छूट दी गई थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद व्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश हो रही है। कोरोना की वजह से जो हमारा डीपीसी का चुनाव होता है जिला नियोजन का, वो नहीं हो पाया है। तो इस वजह से जिला पंचायत काफ़ी नुकसान झेल रही है और कोरोना की वजह से जो हाट बाज़ार हैं वो नहीं लग पाए हैं, जिससे हमारे ज़िले की इनकम होती है। तो जैसे हाट बाज़ार हैं और दुकानें हैं, कोरोना की वजह से जो दुकानें और होटलों से टैक्स वसूला जाता है वो भी हमने कोरोना काल में वो माफ़ कर दिया था और जल्दी ही हम हाट बाज़ार शुरू करने वाले हैं। और जो विभागीय मीटिंग है वो हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। आज हमारी विभागीय मीटिंग है जिसमें 15 विभाग आज शामिल हुए हैं। तो सदस्यों द्वारा अपने एक एक करके सारे विभागों से सवाल जवाब हो रहे हैं, जिससे जल्दी हमारा समस्या का निदान होगा।
ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लड़की के साथ अश्लील हरकत की। जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर थाना इलाके में आरजे होटल के सामने खड़ी एक कार के अंदर बैठे 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। इसकी जानकारी पीड़ित लड़की ने पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। हमारे थाने की पुलिस अपने रूटीन मोबाइल चेकिंग में थी, तो सूचना मिली कि आरजे होटल के पास 3-4 लड़के और एक महिलाएं आपस में जो है अश्लील हरकतें कर रही हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो उन्होंने उनको रंगे हाथों अश्लील हरकतें करते हुए देखा। क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करना 294 IPC के तहत अपराध है, लिहाजा उनको अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ऊधम सिंह नगर जिले की नवनियुक्त एसपी सिटी ममता बोहरा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाना और नशे के कारोबार को ध्वस्त करना उनकी प्राथमिकता है। एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि महिला अपराध को लेकर जिला पूरी तरह से संवेदनशील है। ऐसे में लोगों को जागरूक करते हुए महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको बताना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि थानों में महिला डेस्क में महिलाओं की समस्याओं को सुनते हुए कम से कम समय में कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी समस्या सुनते हुए उनका समाधान हो। काशीपुर के ITI थाना पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर सामने आ चुका है। वहीं पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान योगेश कुमार नाम के एक शख्स को नशीले सामान के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने खड़गपुर देवीपुरा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अलग अलग कंपनियों की 435 नशे की दवाएं और कुछ सिरिंज भी बरामद की हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो इन इंजेक्शन को यूपी से लाकर यहां नशे के आदी लोगों को बेचता है। वहीं दूसरे मामले में कोरोना महामारी के चलते पैरोल पर छूटकर आए कैदियों की अवधि पूरी हो जाने पर भी आत्मसमर्पण नहीं करने वाले एक कैदी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अन्नू प्यारे है, जो पैरोल पर छूटकर आया था। पुलिस को इसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा जो है 2 गुड वर्क किए गए हैं। एक तो पहले इन्होंने एक योगेश कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से तकरीबन 435 नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन वो बरामद किए गए हैं। और इससे और जानकारी अभी की जा रही है कि कहाँ से लेके आता था और ये कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई थी, तो उससे जानकारी कर और आगे की कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। दूसरा एक मामला है, एक अभियुक्त अन्नू प्यारे, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा जो है वो मिला है, तो उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट का अपराध जेल भेजा जा रहा है। और इसमें विशेष बात यह थी कि अन्नू प्यारे जो है पिछले कोविड के दौरान कुछ मुलजिमों को पैरोल पर और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था, इस उम्मीद के साथ वे 6 महीने बाद वापस जेल आ जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा जेल वापसी अपनी नहीं की गई और पुनः अपराध में जो है ये संलिप्त हो गए, तो इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। दिनेशपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद गांजा तस्कर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गश्त के दौरान पकड़ा गया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मंगल हलदार है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 417 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आगे एक्शन लिया जाएगा। सायंकालीन गश्त पर स्थानीय पुलिस रूटीन गश्त पर चेकिंग कर रही थी, तो वार्ड नंबर 3 चंदनगढ़ के पास मंगल हलदार पुत्र निखिल हलदार निवासी चंदनगढ़ को 1.417 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके उसको माननीय न्यायालय में पेश करके
जेल में किया। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत होगी? अब अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य के बारे में तो मैं अभी स्पष्टतया कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये नारकोटिक्स एक्ट के अंदर अपराध है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।